बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल से एक उम्मीद वाबस्ता है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में मुल्क में पाया जाने वाला सियासी तनाव में कमी होगी और जो तातुल पाया जाता है वो खत्म हो जाएगा। बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद भी चेयरमैन पीटीए बैरिस्टर गौहर साहब का यह बयान कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। साथ में उन्होंने तो यह भी कहा कि उनके मुज़ाकरात फ्रंट डोर और बैक डोर हो रहे हैं। इससे इस तासुर को तक़वियत मिली है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जिसमें जिस वक्त हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुकूमत की जो मुआशी मैदान में कारकर्दगी है उस पर गुफ्तगू शनीद हुई। नवाज शरीफ साहब मीडिया इत्तलात के मुताबिक उनका कहना था कि मुल्की मुफाद को मुकद्दम रखते हुए अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और तमाम जमातें मिलकर ही मुल्क को आगे लेकर जा सकती हैं। ताहम इस दौरान बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब की जानिब से जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, एक्स हैंडल, उससे मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत के खिलाफ सख्तगीर बयानात का सिलसिला जारी है। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक इस रवैये की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है वो भी इस्तिराब का शिकार है, क्योंकि इससे खदशात जन्म ले रहे हैं कि ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें खलल पैदा हो सकती है। आज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब ने पीटीए की कोर कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया है, अगले 48 घंटों में इसके खिलाफ हाई कोर्ट पे अपील दायर करने जा रही है। इन मामलात में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ में जो मराकश किश्ती हादसा है, दिल खराश वाक़या है, उस पर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें 44 कीमती पाकिस्तानी जानें ज़ाय हुई। हमारे नौजवान जो इस डेथ ट्रैप का शिकार हो रहे हैं और ह्यूमन स्मगलिंग के जरिए इलीगली तौर पर बैरून मुल्क बिलखसूस यूरोप जाना चाह रहे हैं, इस डेथ ट्रैप से उनको कैसे निकाला जा सकता है और जो इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस जराइम पेशा अफराद है उनको कैसे करार वाक़ई सजा दी जा सकती है, ये भी हम प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। जबकि अपने अगले सेगमेंट में हम अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कल 20 जनवरी को अमरीका के 47वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, उनके दौरे सदारत में अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात मुमकिन तौर पर इन पर क्या असरात मुरतब होंगे। साथ में जो गाजा पीस अकॉर्ड हुआ है उस पर अमल दरामद भी आज से शुरू हो गया है। इन नुकात को हम उठाएंगे आज की इस नशिस्त में, लेकिन जो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मोतबर सियासी शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर निसार जट साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने, विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के, सर आपका बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू कमर जमान कायरा साहब जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर निसार जट साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर, जैसे मैंने प्रोग्राम में तमीद बांधी कि एक उम्मीद वाबस्ता है कि आपके और कैसर शेख साहब के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी अपोजिशन हुकूमत, उनके दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे ताकि ये जो सियासी तनाव की सूरत हाल इसमें कमी वाक़या हो। सियासी अज़म तो दोनों तरफ से हैं, आप समझते हैं इसमें कुछ इरिटेंट्स भी हैं जिसकी तरफ आज अंसार अब्बासी साहब ने भी इशारा किया? जरा सख्तगीर बयानात से अगर हम पीछे हट जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में जब यहाँ पर 26 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोली चली, उसके बाद एक पाकिस्तान में जो नफ़रत की फ़िज़ा थी उसने बहुत तेज़ी से जन्म लिया और हम जितने भी लोग थे हम इसे ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि ये इस नैश तक ना जाएं जो कि हमारा जो है वो वापस आना मुश्किल हो जाए। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर इमरान खान साहब, सबसे पहले तो मैं आज बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान टेलीविजन पे इमरान खान साहब का नाम आपने लिया है। जी जी, आप पहले भी ले रहे थे। जी, मेरे लिए सरप्राइज है आज आपके प्रोग्राम में सुन के। तो अपना इमरान खान साहब ने उस वक्त ये डायलॉग का दरवाज़ा खोला और मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान से, बल्कि जितने भी हमारे एनालिसिस तजिया निगार हैं, उन सब ने इसको अप्रिशिएट किया और इसमें फोकस हमने ये किया कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, इसे फिल फॉर जो है वो रोकना भी बहुत ज़रूरी है और हमें पॉलिटिकल डायलॉग करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमने एक उमर अयूब साहब ने पॉलिटिकल डायलॉग का जो मैसेज कन्वे किया, तो उस पर उसके बाद
फ़ौरन हुकूमत की तरफ से आया कि जी बिल्कुल ठीक है, हम बैठने के लिए तैयार हैं। और फिर इस पर हमारी स्पीकर साहब ने जो मावनत की, मैं इस सारे सिनेरियो में स्पीकर साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया और एक ब्रिज वो बने ताकि दोनों फ्रीक जो हैं आमने सामने आकर बैठ सकें। इसके बाद हमारी एक डिमांड थी बड़ी सिंपल सी कि जी आप कम अज़ कम हमें हमारे इस डायलॉग में खान साहब तक रसाई, और ताकि हम अपना मशावरत जो है इसका सिलसिला भी सर, जारी ये तमाम रखें। चीजें तो हो गई, अब तो इंशाल्लाह तीसरी मुलाकात भी हो गई जी। है। सवाल मेरा इसमें- ये था कि इसमें रुकावटें तो नहीं पैदा होंगी, देखिए मेरी क्योंकि बात सुन, मैं आपने खान साहब की बात की, मैं- जरा बयाना सख्त दे रहे हैं नहीं, सियासी इस तरह और नहीं, अस्करी इस तरह क़यादत के नहीं, खिलाफ। मैं बता रहा हूँ, बल्कि खान साहब का बयान तो अभी तक आया ही कोई नहीं सर, एक्स सामने। हैंडल कौन नहीं, चला इस रहा तरह है? ना करें, मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूं। खान साहब ने जिस दिन ये अपना फैसला हुआ है खान साहब के खिलाफ, उस दिन खान साहब ने दोबारा कहा बैरिस्टर गौर साहब से कि आपने ये डायलॉग कंटिन्यू रखना जी, है, जी, और बिल्कुल, ये उन्होंने कहा। आकर कहा कि जी डायलॉग कंटिन्यू। उसके बाद हुकूमत ने हमें कहा कि जी तहरीरी तौर पर आप लिख कर दे, हमने लिख कर जी, दे जी, दिया। अब बॉल चलेगी हुकूमत की बिल्कुल, उसमें कोर्ट में, ठीक है जी। अब हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत कभी कह रही है कि जी आप बैकडोर चैनल खेल रहे हैं, आप हमसे ये 9 नहीं सर, मई की कतई माजद बैरिस्टर गौर साहब का आपने नाम लिया ना, उन्होंने ये बाकायदा कहा कि हमारे बैक डोर भी और फ्रंट डोर दोनों मुज़ाकरात चल रहे हैं। सर देखें बड़ी क्लैरिटी के साथ कोई बैकडोर नहीं है। उन्होंने कहा कि जी एक रूटीन की मुलाकात थी, अच्छा, रूटीन की, जिसमें सारे सियासी रहनुमा मौजूद थे और वहां पर मुलाकात हुई। कोई बैकडोर चैनल नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकडोर चैनल पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ओके। हमने ओपन डायलॉग किए हैं तो पब्लिक के साथ होंगे, ठीक है। और उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो है अपने मुतालबा जो है वो इन्वर्टर लेकर दिए। अब हमने 7 डेज का एक उनको कहा कि जी आप 7 दिन तक हमें इसका कोई जवाब दें, इस यकीन के साथ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी के लिए अब हम, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टेप डाउन होकर हमने इस डायलॉग की कंटिन्यूटी को जो है वो मूव फॉरवर्ड किया है। हम समझते हैं कि अब हुकूमत की टर्म है, अब उसकी बारी है कि वो 1 स्टेप जाएं, 2 जाएं, 3 जाएं, इसे ऑन करें। ऑन करने के बाद हमारे जो मुतालबात हैं इन्हें माना जाए। ठीक है। कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी फॉर्मल वेलकम करते हैं। कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कैसर अहमद शेख साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर निसार जट साहब की, वो कह रहे हैं कि हम तो 1 2 3 स्टेप्स पीछे हटे हैं, अब बॉल आपकी कोर्ट में है, आप लोगों ने इनके तहरीरी मुतालबात का जवाब देना है। और मुतालबात जबान ज़द-ए-आम है, जुडिशल कमीशन का कयाम, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उनके खिलाफ अगर जमानतें होती है तो नए केस नहीं बनाए जाएंगे। कैसर शेख साहब, आप हमेशा से दाई रहे हैं मुज़ाकराती अमल के, अब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इनको दोनों हाथों से ग्रैब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अनवारुल हसन, देखिए ये बात बड़े अरसे से जारी है, और यही बात इनको हम समझाते समझाते हमें अरसा लग गया कि डायलॉग में आएँ, और डायलॉग में होता बेहतर कभी भी हुआ है ना, कोई डायलॉग तभी होता है जब किसी ने कुछ ना कुछ रिलैक्स करना होता है। अगर किसी ने कंसेशन नहीं करनी या पीछे नहीं हटना, तो ये तो आसिफ जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंशियल तकरीर में भी ये कहा, अभी रिसेंटली भी बजट के बाद जो साल शुरू उनका हुआ हमारा पार्लिमानी साल, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि हर एक को 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। और देखिए मुल्क सबको अजीज है। मेरे जट साहब क्योंकि मेरे बहुत करीब है, निसार जट साहब मेरे साथ वाला हल्का है इनका, हम आपस में एक ही एरिया में हैं, और कोलीग भी आपस मिल के एक पार्टी में भी रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। तो बात ये कि हम पाकिस्तानी सारे जो है वो मुहिब वतन है और मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। इतनी देर लगा के इतना झगड़ा करके यही काम हम लोगों की बेहतरी के लिए यही वक्त खर्च करते ना, अब डायलॉग शुरू हो गए। अब मैं समझता हूँ किसी को भी डायलॉग के ख़िलाफ़ कोई बात करने का होना नहीं चाहिए ना। स्पीकर साहब ने एक स्टेप आगे लिया, उन्होंने खुद पेशकश की और अच्छा स्टेप लिया ना। अब इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। और खान साहब ने जब ये कहा कि डायलॉग जारी रहने चाहिए, तो मैं समझता हूँ उनकी तरफ से पॉजिटिव सिग्नल है। अब हमें इस कोई डायलॉग की मुखालफत में या इसके कोई बात करनी नहीं चाहिए, और बैठ के ना ये तहरीरी इन्होंने दे दी है, अपनी जो भी मुतालबात हैं सही ये कह रहे हैं, अब हुकूमत उसका जवाब देगी और देना चाहिए। बेहतर मामलात के ऊपर जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है ना, ये सारी मैं लाजमी समझता हूँ कि ये कामयाब होगी,
क्योंकि सियासतदानों को ही तरीका आता है सुलझाने का और बातचीत करने का। अच्छा, कैसर और हम शेख साहब, आपस में आपने बैठ अच्छी के बात जब बात की। करते हैं जी तो सर। इसमें कामयाब। जी, आपने अच्छी बात की कि आप समझते हैं कि इंशाल्लाह ये कामयाब होगी, लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है बहुत सी मुश्किलात भी दरपेश हैं। सियासी माहौल की बात करें, फिर एक बैगेज भी है, फिर अभी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी सामने आया है, अपील में भी जा रहे हैं जो कि इनका राइट है, ज़ाहिर बात है वो मामला चलेगा, लेकिन इसका कोई ना कोई तो इम्पैक्ट पड़ता है। नवाज शरीफ साहब की भी आज जब मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। इनकी डिमांड्स के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कैबिनेट मेंबर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के, एक सीनियर रहनुमा है, आप क्या समझते हैं कि जुडिशल कमीशन बना लेना चाहिए जो इनकी डिमांड है? दोनों तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां बन गई हैं। अब बजाय कि मैं आपको कोई जवाब दूं, ये आपस में डिस्कस हो रहा है हमारी दोनों पार्टियों का, और इंशाल्लाह कोई, मैं तो कह रहा हूं कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं और कोई हल निकलेगा। अब इनका डिमांड सामने है और आप उसी पे नेगोशिएट हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, और ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा। देखिए, मैंने कहा ये पहले बैठ जाते तो ये वक्त हमारा बच जाता। और ये भी देखिए ना कि क्या इसका रिजल्ट क्या निकला। आज भी इनको चाहिए कि असेंबली में जिस किस्म की ये कार्रवाई नहीं चलने दे रहे, रोज़ मैं असेंबली में हम जाते हैं तो वहाँ पे टाइम ज़ाया करते, फ़ायदा क्या है। इनको ये समझ आ जाएगी जो बात पहले समझ आई है ना। ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट से करना है मुज़ाकरात। बहुत अच्छा हुआ कि इनको समझ आ गई, मैं इसको खुशाइन समझता हूँ। इसी तरह मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि असेंबली में बैठ के पॉजिटिव बात करें, लोगों की बेहतरी की बात करें। क्यों इनको नुकसान पहुँच, इनको अपनी पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। मैं एज अ पॉलिटिशियन ये कह सकता हूँ। मुतालबात विगोरसली। ओके, आपने बिल्कुल सही कहा। दोबारा आप कैसर साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। निसार जट साहब, जो उन्होंने बात की, क्योंकि कौमी असम्बली, आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं और कैसर शेख साहब भी है, वो मामला चल रहा है। अब आप लोग कोर्ट जा रहे हैं, जैसे आसल मार्कम राजा साहब का मैंने बताया। आप समझते हैं कि कौमी असम्बली की कार्रवाई में भी बेहतर तौर पर देखें, आप एक तरह से अंग्रेजी में कहते हैं ऑपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और आप इन पे पॉजिटिव मुस्बत अंदाज में, जो आपकी तनकीद का राइट है क्योंकि अपोजिशन का रोल ये है, वो आप जरूर करें। लेकिन ये जो ब्लेम गेम और ये लफ्जी वार और जो नारेबाजी है, इस कल्चर से हमें बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल, इससे निकलने के लिए रास्ते हमवार होते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है, नेशनल असेंबली का जब इजलास स्टार्ट होता है उस वक्त हमारे पार्लिमानी लीडर्स और हाउस व्हिप जो हैं वो एक मीटिंग करते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एडवाइजरी कमेटी होती है, और उसमें कुछ मामला तय होते हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक एक चीज डिसाइडेड है कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर नीड्स टू टॉक, द स्पीकर मस्ट गिव हिम द स्पीकर माइक। जी जी, वो तो होता है, वो एक रिवायत है ना, एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन और वो मिलती भी है। नहीं, इसलिए ही तो प्रॉब्लम आ रही है। जब अच्छा उमर अयूब साहब ने स्पीकर मांगा, आई वाज देयर दैट टाइम, ठीक है ना। डिप्टी स्पीकर साहब, he is presiding the chair that time, he refused, he said after question hour। हमने कहा सर दिस इज हिज प्रोग्रेटिव, हाल ही हफ्ते की रमा हफ्ते की बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने माइक नहीं दिया, माइक ना देने की वजह से हमें फिर एहतजाज करना पड़ा। फिर वहां पर जो है हमने अपना जो है वो रिकॉर्ड पे बात लाना पड़ी। फिर जब देखा कि एहतजाज बढ़ गया, फिर आपने उनको माइक दे दिया। इस तरह के मामला। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक जितनी बार भी कोरम पॉइंट आउट हुआ है, नॉट ए सिंगल टाइम हुकूमत अपना कोरम नहीं पूरा कर सकी। ये इशू आया है प्राइम मिनिस्टर साहब को जी। और सबसे बड़ी बात आपके मिनिस्टर्स की एब्सेंस। ये आप चूंकि मिनिस्टर की बात की, मैं कैसा सर से पूछूंगा आपसे एक दफा फिर माजरत। कायरा साहब हैं सर आप हमारे साथ इस वक्त? जी अनवार साहब बिल्कुल हूँ सर, बहुत शुक्रिया। नवाजिश माजरत, आपसे जरा राब्ता नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर निसार जट साहब हैं, कैसर अहमद शेख साहब हैं, कमरजान कायरा साहब, आप बताइएगा। हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है, इमरान खान साहब को सजा होगी, इसके बावजूद भी ये जैसे निसार जट साहब कह रहे हैं कि हम मुज़ाकराती अमल को जारी रखेंगे, अपील में जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, तहरीरी मुतलबात दे दिए हैं, अब हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी जिसमें आपके नवीद कमर साहब और राजा प्रियदर्शन साहब भी, उन्होंने जवाब देना है। सर क्या सजेस्ट करेंगे? तुंद तेज बयानात का सिलसिला भी जारी है। बानी चेयरमैन पीटी इमरान खान साहब भी अपने एक्स हैंडल से सख्त गिर बयानात दे रहे हैं। हुकूमत भी 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के हवाले से बात कर रही है। इस माहौल में आपको मामला डामाडोल तो नहीं खुदा न खास्ता दिखाई दे रहे मुज़ाकरात के? कायरा साहब, ये जो बाद-ए-एतमादी की फिजा है ना अनवार साहब, ये तो अपनी जगह मौजूद है दोनों तरफ जी, और दोनों तरफ से तल्ख बयानी हो रही है। पीटीआई के की क़यादत को सजा हुई है तो उन्होंने उसके ऊपर उनको बिल्कुल बेगुनाह डिक्लेयर करना है कि जनाब वो तो कसूरवार है ही नहीं।
वो तो मुकम्मल तौर पे इनका कोई कसूर बनता ही नहीं था और अदालत ने नाजायज सजा दी है और अदालत को इन्फ्लुएंस करके सजा दिलवाई गई है। जी दूसरी तरफ गवर्नमेंट का यकीनन ये नैरेटिव है और उन्होंने केस बना है और खान साहब के खिलाफ जो केस बना है उसमें बहुत सदाकत मौजूद है, लिहाजा वो पूरे जोर से बल्कि उसको और ज्यादा मैग्नीफाई करके वो उनके मुकदमे को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दोनों तरफ से तल्ख बयानी चल रही है। ये ना होती तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन एक तरफ करेगा तो दूसरी तरफ से लाजमी उसका जवाब उसी जबान में आएगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मुज़ाकराती अमल जारी है। जी हम खान साहब को या इसकी जमात को बहुत अरसे से कह रहे थे कि मुज़ाकरात के जरिए ही सियासी मसाइल का हल निकल सकता है। सियासत किसी अखाड़े में नहीं होती कि आपने दूसरे को चट करना होता है, आपने उसको गिरा देना होता है, बल्कि जब डायलॉग का अमल शुरू होता है तो आप अपने अपने पेडेस्टल से नीचे उतरते हैं थोड़े थोड़े और कॉमन ग्राउंड ढूंढ के उन पे चलने की कोशिश करते हैं, वरना तो ये मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। लिहाजा दोनों अतराफ हमारी कोशिश पहले भी थी और आपको याद होगा कि 6 मई 2023 को जो मुज़ाकरात टूटे थे वो खान साहब की हरदर्मी की वजह से टूट गए, वरना तय हो गया था कि उनके मुतालबात मान लिए गए थे। जी अगर वो मुतालबात तहरीरी शक्ल में लिखे जाते और उसके बाद हम पाबंद हो जाते, जून के 30 तारीख को असेंबली इंतजाम करके अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे होते और ये 9 मई ना होता और खान साहब की जमात के लिए और इस पूरे मुल्क की सियासत के लिए और इदारों के लिए अजाब ना बनता। अब भी वो जो ट्विटर हैंडल से या एक्स का जो हैंडल है उससे जो गुफ्तगू कर रहे हैं, नीचे गुफ्तगू हो तो और बात है, लेकिन खान साहब अगर अपना और अपने लफ्ज नहीं बदलेंगे और अपना तर्ज तखातब तब्दील नहीं करेंगे तो किसी तरफ से भी तब्दीली आने का कोई इम्कान नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप सियासत में दूसरे को चट करने की कोशिश करें। इस वक्त जिस प्रोग्राम में जिस कोशिश में खान साहब है, अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन उससे सियासत के लिए पूरा शगुन होगा, कोई आसानी पैदा नहीं होगी। रही बात कि जी पीटीआई किसी दौर में भी बैकडोर डायलॉग नहीं करती, हर दौर में डायलॉग होते रहते हैं, बैकडोर के होते हैं, फ्रंट डोर के होते हैं। अच्छा पूरा जो दौर था खान साहब जब एहतजाज करने गए थे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो क्या था, और उसके पीछे अब तो दास्तानें खुल गई, अब तो कोई सीक्रेट दास्तान नहीं रही। इसके अलावा कई धरने ऐसे हुए। फिर खान साहब की अपनी हुकूमत में मुकम्मल तौर पे जनरल फैज ने जिस तरह उनकी हुकूमत बनाई और चलाई, क्या वो उसको सीक्रेट दास्तान रहेगी? क्या अब कोई और भी किसी ने कुछ दास्तान लिख के सुनानी है? लिहाजा ये एक बाजी है जिससे जान छुड़ाए, ना कोई पवित्र है। सियासत में सबसे गलतियां हुई हैं। ये जरा नए लीडर थे जमात के अंदर, बाकी जमातों में अच्छे बुरे लोग इतने ही हैं जितने हमारे बाकी जमातों में हैं। इनकी जमात में शायद कुछ 2-4 फालतू ही निकले, लेकिन हमारी जमातें कम से कम बुजदार तो अपने हुक्मरान तदीना लगाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब सबको वक्त से सीखना चाहिए, अपने लहजे काबू करते हुए सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। इलेक्शन के अंदर एक तो पिछला इलेक्शन था, उसके लिए अगर नीति आयोग ने वो कमीशन चैलेंज ना किए होते तो आज तक वो कमीशन फैसले कर चुके होते। ये तो इनकी वजह से साल गुजरा ना, वरना वो फैसले हो जाते। और फर्ज करें इनके तहफ्फुज़ दुरुस्त होते और वो कमीशन फैसले के खिलाफ करते तो ऊपर हाई कोर्ट बैठी थी, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी थी, वहां अपीलें जानी थी, वो किसी तरफ लग जाते। अब भी रास्ता वही है, लेकिन आइंदा इलेक्शन के लिए जो बेहतर फिजा बन सकती है, किस तरह शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, हमने हर दौर में इलेक्शन रिस्पॉन्स की है, वही करने की जरूरत है कि माजी को आप सारा दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा के लिए तो बेहतरी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बड़े आम नुकात उठाए। कर सर मुतालबात के हवाले से बताएगा, आप समझते हैं कि काबिल अमल मुतालबात तहरीरी तौर पे दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? मुतालबात जिस तरह दिए हैं उसमें बहुत सारे कुछ जायज बातें भी हैं, लेकिन कुछ ज़ेब दास्तान भी है। कुछ चीजें वो है जिन्हें पता है कि वो ना हो सकती है, ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इतनी लंबी दास्तान है और इतनी बारीकी में आप चाहते हैं कि कमीशन ये भी करे, कमीशन ये भी करे, वो बाल की खाल भी उतारे, तो इस तरह कमीशनों सामने लिए जाते। पीटीआई ने भी नॉन सीरियस रवैया रखा है। हुकूमत की तरफ से उनको रिटर्न जवाब में बहुत सारी चीजों की वजाहत हुकूमत कर देगी।
हुकूमती कमेटी करेगी ठीक। कि ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या हैं, और इससे नेक नीति से दोनों तरफ से नेक नीति से मुज़ाकरात होने चाहिए। गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि इमरान खान को सजा होना हमारे लिए कोई खुशहाल बात तो नहीं है ना। एक सियासी एक बंदे को सजा हुई है, जमात से ऊपर एक धब्बा आया है, एक जमात से सब अदाब में है, तो ये कोई नेक शकून है सियासत के लिए? ऐसा तो नहीं है, Exactly. पटरी चली जाएगी। इसी तरह दूसरी तरफ इनको भी चाहिए कि वो भी अपने माजी को माजी समझते हुए अदालती प्रोसेस में जाएं, और साथ ही साथ आइंदा इलेक्शन के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो एहतजाज है, बाकी रंग है, वो हुकूमत के साथ कुछ चीजें तय करें ठीक है। ताकि एक स्मूथ सेलिंग हो सके। कायरा साहब, अगर आप इसका जवाब सुन लें, क्योंकि मैंने आपसे मराकज किश्ती हादसे के हवाले से भी बात करनी है। आप उन फैमिलीज के पास आज गए थे, 12 लोग गुजरात से हैं, तो मैं जरा कैसर शेख साहब और निसार जट साहब जो आपने गुफ्तगू की उनका रिस्पांस ले दूं। कैसर शेख साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो कमर जमान कायरा साहब बात कर रहे हैं कि लहजों को जो है उनमें नरमी लानी होगी, और जो सजा है उस पर जो आपका बयानिया है वो ठीक है, आपका राइट है, आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो है उससे ऐसे तासुर ना मिले जैसे इनको ये ऑलरेडी रिसीविंग एंड पे हैं क्योंकि सजा याफ्ता हो गए हैं, आप उस पर अपील में जा रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं वज़रा नहीं आते इसलिए हम पार्लियामेंट में एहतजाज करते हैं। कैसर शेख साहब, फिर जट साहब आप कायरा साहब की बात का जवाब दीजिएगा। जी कैसर साहब। देखिए कायरा साहब ने एक तो बड़ी अच्छी बात की है कि किसी को चित करने के लिए मुज़ाकरात नहीं है जी। ये तो मुल्क के मफाद में, लोगों के मफाद में मुज़ाकरात होते हैं, विन विन सिचुएशन है। Yes. अच्छा बात ये है कि ये कहते हैं रोज़ शोर शराबा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन आवर बड़ी मुश्किल से मेंबरान जो है बड़ी तैयारी से वो क्वेश्चन आवर पुट करते हैं। वो ज़्यादातर अपोजिशन के फेवर के होते हैं क्वेश्चन आवर, उनके सवालात होते हैं। वो अपने भाई अगर उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई बात करनी है तो 1 घंटा बाद भी हो सकती है बात। किसने मना किया इनको? इतना हम पूरे 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, तो इनको इतनी जल्दी किस चीज़ की है कि क्वेश्चन आवर को ना किया जाए? ये जानबूझ के, और ये ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ, ये नुकसान कर रहे हैं लोगों का। लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कि किस तरह ये लोगों के मसाइल को डिस्कस ही नहीं करना चाहते। तो ये क्या कर रहे हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी किस चीज़ की है? क्या इनके बयानात हैं? बात ये है कि जो भी मुज़ाकरात हैं उसमें बिल्कुल नेक नीयती से, तवज्जो से मुज़ाकरात का होंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन इनको मैं ये कह रहा हूँ कि इनको नेगेटिव पॉलिटिक्स से निकल जाना चाहिए। तो IMF से कहते हैं कि कर्जा ना दे कभी, और ये देखिए कि इनकी थ्रू आउट हम भी पॉलिटिक्स में रहे थ्रू आउट। इतना कभी नहीं हुआ कि हम रोजाना यही कहते रहे कि आप असेंबली का इजलास ही ना होने दें। ठीक है, आपको क्या फायदा हो रहा है? ओके, अगर फर्ज कीजिए मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, फर्ज कीजिए कि कोरम पूरा नहीं हो रहा, मैं मानता हूं, लेकिन क्या इनका फर्ज नहीं है? ये क्या करने आए हैं? ये क्या नाचने कूदने के लिए आए हुए हैं असेंबली में? ये क्यों नहीं उठ के चले जाते हैं? असेंबली में आए तो उधर टाइम दे और अपनी बात करें। तो ये हम सबको समझना होगा, हम सबको मुल्क के मसाइल का, लोगों के हालात बड़े खराब हैं, हम उधर तवज्जो ही नहीं करते, ये हम झगड़े पे लगे हुए हैं। ये आपका हम लोग कर रहे हैं। हाँ, कि लोगों के हालात जो है वो इतने बेहतर ही। जट साहब जी, कायरा साहब, उधर जब हम अपने हल्के में जाते हैं, हम हल्कों में जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि भैया हमारे लिए क्या हो रहा है? ठीक है सर, हम आपस में झगड़े हो रहे हैं। जी कैसा जी, कायरा साहब कुछ कहना चाहते? शेख साहब बड़े संजीदा आदमी हैं, बड़े काबिल एहतराम, और इनका पूरे मुल्क में बड़ा एहतराम है जी, और बड़े काम करने वाले आदमी हैं, इनका बड़ा एक तो उनको सलाम। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि अपोजिशन में शेख साहब, हम और आपकी जमात इकट्ठे थे जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, और हम एहतजाज करते रहते थे, लेकिन हुकूमत अपना बिजनेस चलाती रहती थी। यस, बिजनेस चलाना हुकूमत का काम है। कोरम पूरा होता था, प्राइम मिनिस्टर बैठे होते थे और काम बिजनेस चल रहा होता था। ठीक, ये काम हुकूमत का है। मेरी जमात भी इस बात पे शाकी है, वजीर आजम साहब खुद इस बात पे परेशान है। अब आप हुकूमती जमात हैं, आपके MNAs हैं, आपके इत्तेहादी हम हैं, हमारे MNAs हैं, उनको असेंबली में लाना ये हुकूमत की और इत्तेहादी जमातों की जिम्मेदारी है। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आ रहे हो जी सर, आप हम लोग तो जट साहब आप क्या कहेंगे सर? आपने कायरा साहब की भी गुफ्तगू सुनी और कैसर शेख साहब, मेरा ख्याल है कि कायरा साहब ने बहुत मुस्बत अंदाज में मेरा ही जवाब जो है वो शेख साहब को दे दिया है। शेख साहब कहते हैं कि हमको नाचने गाने आए, तो शेख साहब आप हुकूमत चला रहे हैं, आप कोरम भी ना पूरा करें, वो भी अपोजिशन करें, आप सवालों के जवाब ना दें, वो भी हुकूमत अपोजिशन
बात ना करे तो फिर आप क्या चुनचना लेने आए माजरत के साथ? ये तो आपने ये आपकी जवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे है, दिया। आपकी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके मुतालबात उस पर कारय साहब ने कहा वो कितनी काबिल अमल है, उनका कोई जेब दास्तान के लिए आपने बड़ा चढ़ा के भी निटी ग्रिटीज बहुत लिख दी, उसमें मुतालबात की बात की कारय साहब ने। जी देखिए मेरी बात सुने, जब डायलॉग नहीं, बात देखिए ये नहीं है, बात है- शेख साहब मैं आ रहा हूं सर, मुकाबला शेख करना साहब नहीं है जट साहब की बात आ जाए फिर मैं आ रहा हूं। जी जट साहब। देखिए जब आपने हमसे एक डिमांड की कि तहरीरी तौर पर मुआहिदा दें और हमने वो एक्सेप्ट किया और हमने दे दिया। ठीक है, हम इस बात पर किसी सूरत भी देखें, कोई अगर किसी चीज को आगे ना लेके जाने की कोई बुनियादी ठोस वजह होगी जो कि कौम रियलाइज करती होगी, हम रियलाइज करते होंगे, आइन अच्छा। और कानून रियलाइज करता होगा, उस पर सोचा जा सकता है, गुंजाइश है। और उसमें अगर आप समझे कि जी बिल्कुल ही आप हमें बेवकूफ बना दें, आप हमें टीआरएस के एसओपीज के नाम पे आप हमें आगे की तरफ टरखा दें, तो ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक। हमने बहुत सोच समझकर इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी जितने भी लीगैलिटीज हैं इनको वॉच करके हमने ये अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखी है, और हमने 7 दिन का एक मुस्बत टाइम दिया वर्किंग डेज का कि आप इसके ऊपर काम कर ले। अगर कोई आपको इसमें कोई ऐसी चीज दुश्वारी नजर आ रही है तो नेक्स्ट मीटिंग में आप बैठकर हमसे बात कर लें, और अगर आप बिल्कुल ही कहते हैं, वक्त से पहले ही कह देते हैं कि जी नहीं इस पे बातचीत नहीं हो सकती, 9 मई पे बातचीत नहीं हो सकती, 26 तारीख की गोली चलाने पे बात नहीं हो सकती, वो तो हो रही है ना बात। तो फिर नहीं, देखें मेरी बात, अभी तो हम देखें, मैं बहुत मोहतात हूं इस मामले पे। जब डायलॉग चल रहे हो तो हम सबको अपनी अपनी जगह पर एक मोहतात अंदाजे अच्छी में बात है। जो है वो गुफ्तगू करना हाँ। होगी, हमें नताइज अखज़ी करने चाहिए। स्पेस क्रिएट करना होगी। लेकिन माजरत के साथ मैं इस बात को थोड़ा सा इसलिए करना चाहूंगा कि कल से जो अपना बयानात आ रहे हैं आजम नजीर तारड़ साहब के, अपना उसके अलावा वो सेनेटर साहब हैं, क्या नाम है उनका, बुजुर्ग जो हैं इरफान सदीकी साहब, इरफान वो सदीकी मुज़ाकराती साहब। कमेटी के तर्जुमान जी, हैं। तर्जुमान है, लेकिन वो जी, जी। तर्जुमान देखे ना, तर्जुमान ठीक। साहब ने भी एक स्टेटमेंट जो दी है वो थोड़ी सी मतलब के अपना परेशान कुन भी है। इस तरह की बातें करने से गुरेज करें, इसकी कंटिन्यूटी पे बिलीव करें, ठीक है। एक दूसरे पे एतमाद अच्छी का बात है। इज़हार करें, हाँ। ताकि पाकिस्तान आगे की तरफ जा सके। पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठा लिया और पाकिस्तान के अवाम को पता है कि क्या हो रहा है। जो शऊर था ना वो घर घर एंटर हो चुका है, वो घुस चुका है, उससे हम डिनाई, उससे अब कोई भी नहीं पीछे हट सकता। बिल्कुल, ये तो आपकी बात सही है। कारय साहब सर एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि आज आप गुजरात उन फैमिलीज के पास भी गए थे, ये हम सियासत पे भी बात कर रहे हैं। इंतहाई अनफॉर्चुनेट दिल खराश वाकया है जो मराकश में हुआ है। जा रहे थे स्पेन हमारे नौजवान और 44 पाकिस्तानियों की जानें जो हैं वो जाम-बाग हुए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, और जो उनके लवाहिकीन उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। सर 12 गुजरात से भी थे। कारय साहब ये क्या वजह है कि हमारे नौजवान इस डेथ ट्रैप में पैसे दे के खुद जो हैं वो चले जाते हैं? इन बार बड़ी बदकिस्मती है, बड़ा अफसोसनाक है। मेरे अपने हल्के के कुछ 10 नौजवान, 9-10 नौजवान तो मेरे हल्के से, जी जी जी, और नौजवान बच्चे हैं, तो 18, 22 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र के। बिल्कुल। कुछ शादीशुदा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ गैर शादीशुदा थे। असल में मसला ये है कि मुल्क की आबादी बहुत ज्यादा है, मसाइल उतने हैं नहीं। हम हुकूमत को तो बुरा नहीं कह सकते, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कम ग्रोइंग स्टेट है, मसाइल बहुत सारे हैं। ऊपर से हमारी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अभी बढ़ती जा रही है, और हमारी कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। हम सिर्फ हुकूमत को कह रहे हैं कि हुकूमत जॉब दे, हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है, किसी हुकूमत के पास नहीं है। अब दूसरा ये होता है कि फिर जब आबादी इतनी हमारी और यूथ इतनी ज्यादा है, जी। मुल्क के अंदर हालात है नहीं, तो उसके नतीजे में लोग लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज की तरफ ट्रेवल करते हैं सारी दुनिया से, यूरोप हो, अमेरिका हो या कोई और जगह हो। सारे लैटिन अमेरिका से लोग अमेरिका जाते हैं, मशरकी यूरोप से यूरोप की तरफ जाते हैं, एशिया से, अफ्रीका से लोग निकल के जाते हैं। तो ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना ये एक रवायत रही है हमारे इलाके में, क्योंकि बहुत लोग बाहर चले गए। जिन लोगों की जिंदगियां, खानदानों की जिंदगियों में तब्दीली आ गई है, वो अब उसकी देखा देखी लोग अपनी जिंदगी जल्द तब्दील करना चाहते हैं। नौजवानों के ख्वाब होते हैं, वो वालिदैन को भी मजबूर करते हैं। और ये पहला हादसा नहीं है, इससे जी। पहले कई हादसे हो चुके हैं जिसमें हमारे बच्चे, हमारे इलाके के बच्चे, गुजरात के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए। तो वालिदैन को पता होता है बेचारों को, लेकिन बाज़ औक़ात वो लालच में हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे मजबूर कर लेते हैं। लेकिन अब तो एक तरफ तो गवर्नमेंट ने अपना एक्शन शुरू किया है, इन बच्चों की जो अवेलेबल हैं बॉडीज उनकी वापस आनी चाहिए, जो जिंदा हैं उन बेचारों का इलाज करा के उनको फौरन वापस लाना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने टीम भेज दी है, उन्होंने
इस पे इंस्ट्रक्शन पास कर दी है, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। और उन्होंने सीरियसली बड़ा इसको टेकअप किया है और क्रैक डाउन शुरू हुआ है जी। इन जालिम दरिंदों के खिलाफ जो बच्चों को ले जाते हैं और फिर जाके वहां दहशतगर्दों के हवाले कर देते हैं। जी जी और बड़े मुश्किल हालात में। अब मसला यह है कि वालिदैन की भी एक जिम्मेदारी, यस हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वालिदैन की भी है। हमारे वालिदैन को चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करें, अपने बच्चों को मुख्तलिफ जॉब्स की ट्रेनिंग दिलवाएं। और वो बच्चे जो नहीं पढ़ते, वो जो पढ़ते हैं, वो जॉब की ट्रेनिंग लें। ड्राइवर है, मैकेनिक है, बिल्कुल। प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, नर्सेज हैं, मेल नर्सेज, बेशुमार जॉब्स हैं। यूरोप और अमेरिका में और तरक्की याफ्ता दुनिया में हर साल लाखों की तादाद में जॉब निकलती है। लोग जायज तरीके से, यस थोड़े जायज पैसे तरीके के से साथ जाए। जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही कारा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैं कैसर शेख साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कायरा साहब ने सर बात की, चूंकि आप वजीर है बहरी उमूर के, सर ये इलीगली जाते हैं और जाहिर बात है पानी के रास्ते ये जाते हैं, ये किश्तियां जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली डूब जाती हैं, दहशतगर्द या जो स्मगलर्स हैं इनसे पैसों का ज्यादा तकाजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे बड़ा एक्शन लिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पै दर पे वाकयात हो रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, इसके तदारक के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप सियासतदान होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, ये इलीगली लोग पैसे देके लाखों रुपए देकर अपने बच्चों को इन दरिंदा सिर्फ लोगों के हवाले कर देते। देखिए, मैं कायरा साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, सीनियर पॉलिटिशियन है और मैं इनका मद्दा हूँ, लेकिन मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ कि अगर किसी वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी भी ये करती रही कि सिर्फ नारे लगाती रही और हमने लोगों की बेहतरी के लिए काम नहीं किया, तो गलत किया। और आज भी अगर कोई कर रहा है, तनख्वाहें भी ले रहा है, और अगर इनके पास, बल्कि मैं समझता हूँ अपोजिशन के पास टाइम होता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को इस्तेमाल करे। वो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं इसको बिलीव नहीं करता। और फिर दूसरी बात ये है कि देखिए, आबादी चाइना में, मैंने देखा है चाइना में 150 करोड़ लोग बसते हैं, उन्होंने 70 करोड़ लोगों को पिछले सालों में गुर्बत से निकाल लिया है। हमारी हुकूमतें करती क्या रही हैं? यही करती रही हैं कि उधम मचाती रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैंने हमारी पार्टी हो, पीपल पार्टी हो, पीटीआई हो या दूसरी पार्टी जेयूआई हो, ये सियासत नहीं चलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत नाकाम हो गई है, हमने रिजल्ट नहीं दिया, हमने 40% लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और हमें अपना पड़ा हुआ है। सिर्फ हमें लोगों के मसाइल के ऊपर तो हम डिस्कस नहीं करते, ना असेंबली में वो बात करते। जब मैं हल्के में जाता हूँ इलेक्शन के लिए तो मैं लोगों से कहता हूँ जी मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, मैं आपको बेहतर तालीम दूंगा। दुनिया बहुत आगे चली गई है। यही मैं देखते देखते हमारे पड़ोसी मुल्क साथ वाले जो 4 गुना इकानमी थी, उनकी आज 12 गुना इकानमी हो गई है हमारे पड़ोसी मुल्क की हमसे। पहले 1990 में 4 गुना थी। सही 1947 से 1990, पहले 43 साल में क्या वजह है कि हालांकि जो इलाका ज़्यादा तरक्की याफ्ता था वो इंडिया बना और कम तरक्की याफ्ता इलाका पाकिस्तान बना। वहाँ तालीम भी ज़्यादा थी, वहाँ इंडस्ट्री भी ज़्यादा थी, लेकिन पहले 43 साल हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि हम ये उधम नहीं मचाते थे जो आज हो रहा है। अगर ये करते रहे तो लोग हमें, और मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत ये नाकाम हो रही हैं जमहूरियतें, और लोगों का बिलीव ही नहीं होगा, इस पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा। हमें रिजल्ट देना है, हमें जब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे, हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया है। और जाके हम जो अपना, और हम मेहनत कर की रही है, हर पार्टी ने ये इनकरेज करना चाहिए कि काम हम करें। हम सही कह रहे हैं, अगर आते हैं ना असेंबली में, मुकाबला जो है वो कारकर्दगी में होना चाहिए, हालात कारकर्दगी होनी चाहिए, हर एक को बेहतर कारकर्दगी करनी चाहिए। आज भी देखिए, आज भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारा डॉलर बेहतर हुआ है, यानी डॉलर स्टेबल हुआ है, हमारे रिजर्व बेहतर हुए हैं, महंगाई कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ आज भी 3.2 से IMF में 3 कर दी है। हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, लेकिन क्योंकि इख्तलाफ चल रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉलिटिकल राइवलरी में आगे बढ़ गए हैं ज़्यादा, उसकी वजह से अपने मुल्क का नुकसान, लोगों का नुकसान हो रहा है। और ये लोग जो जा रहे हैं बाहर, ठीक है, उनको भी सोचना चाहिए, वालिदैन को उनको समझाना चाहिए, लेकिन हम पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियों को लोगों को बेहतर वसाइल देने चाहिए, रोजगार देना चाहिए। वो बेचारे बेरोजगार हैं, वो अपनी जगह पे, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उससे बड़ी तकलीफ में है लोग।
तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों का काम होता है, दुनिया में हुकूमतों ने बेहतर रिजल्ट दिए हैं, देखते देखते ताइवान देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, थाईलैंड देख लीजिए, बांग्लादेश, इंडिया, हमारे ही इलाके के ममालिक ने बड़ी तरक्की की है। हम बहुत पीछे रह गए, हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये जो लड़ाई करते रहे ना और अब भी कर रहे हैं, इससे नुकसान कर रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि पॉलिटिशियन का काम ही यही है कि बेहतर रिजल्ट दे। निसार जट साहब, आप एग्री करते हैं कि हमें तर्ज सियासत में थोड़ी तब्दीली लाने की, इख्तलाफ जरूर करें लेकिन कारकर्दगी में मुकाबला भी हो? सर मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कारकर्दगी, हाउस सेंस, ये वो सारी बातें इस पे काफी बहस हो चुकी है। बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है कंटिन्यू करता है और अपने रास्ते खुद बनाता है। हाँ, वक्त के साथ साथ चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये जो इश्यू आपने राकेश वाला उठाया है, इस पर एक चीज होनी चाहिए, दो तीन चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से सख्त से सख्त कवानीन होने चाहिए, सख्त से सख्त कवानीन, और इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2 लेना आप तो करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड, जो आपकी टेक्निकल स्टडीज है ना, हाँ, जो टेक्निकल जो स्किल सिखाती है, जो स्किल उसकी बुनियाद पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ना होने के बराबर। एक टैप्टा के नाम से एक इदारा है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फेडरल को फौरी तौर पर अपनी टेक्निकल स्टडीज स्किल जो है इसको बढ़ाना चाहिए। और तीसरा, हम हमारे मुआहदे जिन भी ममालिक के साथ हों, उस टेक्निकल स्टडीज के बिहाफ पर हम लोग उनको जो है लेबर, चाहे लेबर प्रोवाइड करें, टेक्निकल स्टाफ चाहे टेक्निकल स्टाफ प्रोवाइड करें, इस तरह लोगों का। और दूसरी बात, हमारी जो इमिग्रेशन है वो बहुत फ्लॉप हो चुकी है। उसमें हमारा प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ पर कोई उम्रा वीजा लगाने के लिए कोई वो अपना किसी के रहनुमाई कर ले, FIA उठा के ले जाती है, वो पासपोर्ट रखने पर FIA उठा के ले जाती है। अभी हालिया दिनों में सुनने में आया कि जो उम्रा करने जाएगा उसके लिए लाजिम है, आपके लिए, हमारे लिए, कि वो लिख कर देगा कि जी मैं वहां जाकर भीख नहीं मांगूंगा। तो सर ये तो इशू वहां से आया है ना सर। देखिए मेरी बात, स्टैंडिंग कमेटी में बात आई है, वो कहते हैं मेरी बात सुने, इसको आप लाइट लेते हैं। मैं यही कह रही हूं, बड़ा संगीन मामला है। ये लाइट नहीं, इसको इससे क्या है, देखिए मेरी बात सुने, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे उनके पास पासपोर्ट होते हैं, वो जब चल कर ट्रैवल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। उनको तो हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी यहाँ पर एम्बेसीज हैं उनको हम एक अच्छा स्किल एनवायरनमेंट जो है वो दिखाएं, उन तक पहुंचाएं। और यहाँ से हमारी जो यूथ है जो वहां जाकर बाहर काम करना चाहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि लीगल तरीके से जाए ना सर। सर मैं लीगल ही की बात कर रहा हूं। लीगल की अपॉर्चुनिटी होगी तो, जब आपके पास पासपोर्ट के लिए जाना पैसे मांगने हैं, जब पासपोर्ट के लिए आपके पास पेपर नहीं है, लोगों ने आपकी इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए 10-10 लाख रुपया मांगना है, क्या कोई स्टडी है, कोई रिसर्च है? तो ये मामला क्यों नहीं जो है वो हमारे पार्लियामेंट में जो डिसीजन मेकिंग है ये आने चाहिए ना? ये डीजी पासपोर्ट किस मकसद के लिए बिठाया है? ये मामला क्यों नहीं उठते असेंबली पे? मैं ये कह रहा हूं, इंटीरियर मिनिस्ट्री आपने क्यों, किस मकसद के लिए बनाई है? बड़ी जबरदस्त सवाल थे, लेकिन ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये नुकात क्यों? ये चीजें हैं, सारी चीजें हैं यहाँ पर, इनके ऊपर हमें तो ज्यादा सियासी डिबेट नजर आती है। देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन ये भी होना चाहिए ना, वो भी होना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमने जो मिस किया है वो हमने अपनी स्किल स्टडीज को किया है, हमने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसको दागदार किया है, उसको हमने अपने यूथ के लिए हमें एक अच्छा जो है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी है। माजरत के साथ शायद दोनों मेरे भाइयों को ये नागवार गुजरे, शायद मैं समझता हूं कि आज इमरान खान साहब बाहर आए, आप एनवायरनमेंट दुरुस्त करें, आपका यूथ जो है वो आपको लीड करेगा इस सेंस में। ये आखिरी सजेशन ले लेते हैं, कैसर शेख साहब क्या कहेंगे? जो जज साहब ने एंड में बात की है, पॉलिटिकली आप इमरान खान साहब के दौर में आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट कहां गई थी, आज कहां है, इसके ऊपर आप डिस्कस कर लें। जी शेख साहब, लास्ट वर्ड पे सेगमेंट क्लोज कर दें सर। कैसर साहब, मेरा तो सिर्फ ये है कि मुल्क सबका है, हम ये रंजिशें खत्म करें और लोगों के मामलात पे गौर करके उनके हालात को बेहतर बनाएं। ना गुफ्ता बे है, और सिर्फ एक हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अगर हुकूमत के साथ हुकूमत को हर जगह काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो होगा क्या? हम कोई भी हुकूमत आए, अगर हमने गलत किया है तो हमें भी काम करना देना चाहिए था, और अगर उन्होंने वो गलत कर रहे हैं तो उनको आज टोकना चाहिए कि लोगों की बात करो यार, लोगों को आगे बढ़ने दो। मुश्किल आपस के हमारे जो मामलात हैं बैठ के डायलॉग करें, जो कोर्टों के मामलात है कोर्टों पे छोड़े। हम तो सिर्फ हम जहां से जमहूरियत हमने ली है, क्या वो ये वहां उनके हाउसेज में ये होता है कि रोज वॉकआउट होता है? क्या उनके यहाँ रोज कोरम पॉइंट आउट होता है?
हम जमहूरियत के असूलों पे भी पाबंद नहीं हो रहे। क्या जमहूरियत इसी काम के लिए रह गई है कि रोज़ आपस में झगड़ा करो, एक एक घंटा दुष्कर्म तराजी करो? मैं समझता हूँ कि गलत कर रहे हैं हम, हमें समझना पड़ेगा और लाजमी तौर पे इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क हम पिछले 35 साल में हमने बहुत नुकसान किया है आपस की रंजिश में। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में यही वे फॉरवर्ड होना चाहिए। हमारे इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश कैसर मशेख साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर इसार जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कमर जमान कारा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अच्छी मुस्बत तजवीज़ भी सामने आई है, साथ में इसके अज़म का इज़हार भी किया है। जो मुज़ाकराती अमल इंशाल्लाह कमिंग वीक से जो नशिस्त होगी उसमें हम उम्मीद और करेंगे और दवागो हैं कि नतीजा खेज साबित हो और जो है मामला आगे सियासी तौर पे बढ़े। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। वक्फे को बताएंगे तो जैसे मैंने इब्तदाई में कहा था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल नए मकीन बनने जा रहे हैं व्हाइट हाउस के। 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। क्या उसके मुमकिन असरात होंगे और गाजा पीस प्रोसेस जिसका आज से अमल दरामद शुरू हो गया है उसका क्या इंपैक्ट होगा? एक छोटे से वक्फे के बाद वक्फा लीजिए, लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दात में बेहतरी के लिए 36 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम से बिला सूद आसान कर्जाजात का सबसे बड़ा मंसूबा वजीर पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस। 10 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जाजात और 5 साल के अरसे में आसान वापसी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज से मुतल्लिका कारोबार के साथ साथ हर किस्म के कारोबार वाले सूबे पंजाब के रहायशी जिनकी उम्र की हद 25 से 55 साल तक हो, कर्जे के हुसूल के लिए वेब पोर्टल akf.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इस प्रोग्राम से 4000 से जायद कारोबार मुस्तफीद होंगे। बढ़ रहा है पंजाब, बढ़ रहा है पाकिस्तान। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान जौहर सलीम साहब ने। जौहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल सर, बहुत शुक्रिया सर। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा रहे हैं और उनकी तकरीबात जो हैं उनको इंडोर रखा गया है क्योंकि वाशिंगटन डीसी में इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है। बताइएगा किस तरह देख रहे हैं जो उनका सेकंड स्टिंट होगा बैसियत प्रेसिडेंट यूएसए? जी बिल्कुल, ये एक ज़ाहिर एक हिस्टोरिक ओकेजन है क्योंकि पहले कभी इस तरह जो है बहुत ही कम हुआ है अमेरिका की तारीख में कि एक प्रेसिडेंट जो है अपना एक बार इलेक्शन हारने के बाद फिर दूसरी टर्म जो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म के लिए आए। इस बार टर्म पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत सदर के तौर पे आए हैं क्योंकि एक तो देखें सेनेट में उनकी मेजोरिटी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी है, फिर उसके अलावा यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त वहां पे भी जो जजेस हैं वो भी 7-3 मेजोरिटी है, रिपब्लिकन अपॉइंटेड और जो डेमोक्रेट्स अपॉइंटेड जजेस हैं। तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फिर ट्रम्प की अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो भी पहले से ज्यादा है क्योंकि आपने देखा कि इस बार उनको पॉपुलर मैंडेट मिला है जो पिछली बार नहीं मिला था। हिलरी क्लिंटन के वोट उनसे 3 मिलियन ज्यादा थे। फिर उनका एक्सपीरियंस भी है इस बार जो उनको पहले नहीं था। तो इन सारे अवामिल में हम ये देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जो जिस डिप्लोमेसी में भी इन्वॉल्व हैं, जिस तरह ये अभी जो सीज फायर का एग्रीमेंट होने जा रहा है बल्कि हो गया है, तो उसमें भी ट्रम्प का रोल जो है और जिस तरह उन्होंने उसका क्रेडिट क्लेम किया है और उस पर तो खैर मैं पहले भी बहुत से अपने कमेंट्स में ये कह चुका हूँ कि ये पीस एग्रीमेंट तभी होगा जब ये ट्रम्प की इनॉग्रेशन होगी उसके साथ ही, और वैसे ही हुआ। तो इस बार हम देखेंगे कि ट्रम्प जो है, आप ये देखेंगे वो प्रेसिडेंसी के पहले ही दिन अपनी इनॉग्रेशन एड्रेस में और उसमें बहुत सी चीजें अनाउंस करेंगे और बहुत ही जोरदार किस्म की पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हैं उसमें जो उनके पेट चीजें हैं, मिसाल के तौर पे उनका ये जो है इमिग्रेशन इश्यूज, उस पे फार रीचिंग कई पॉलिसीज होंगी। उसके अलावा फिर ये उनका प्रोटेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा। फिर ये देखें कि अपनी पिछली प्रेसिडेंसी में उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में क्या किया था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, यूएनएचसीआर से भी विड्रॉ किया, यूनेस्को से भी किया, पेरिस अकॉर्ड से भी किया, ईरान न्यूक्लियर डील से भी किया, एक वो पैसिफिक का ट्रेड डील था उससे भी किया। तो वो अपनी बिल्कुल मर्जी के मालिक हैं और इस बार तो पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ आए हैं। तो बिल्कुल वो कोशिश करेंगे कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है
उसको उसके जो कंटूर्स हैं उसको अपनी पर्सनालिटी और अपनी थिंकिंग के हिसाब से उसको शेप दें। और इसमें यह भी है कि इस बार देखें कि जो वो पिछली बार उन्होंने काफी सारे जनरल्स को भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में लिया और इस तरह ही जो कुछ ऐसे लोग जो बहुत एक्सपीरियंस थे, पर इस बार जो उन्होंने सारे लोग चुने हैं अभी तक वो सारे ऐसे हैं जो कि बहुत ही नोन राइट विंगर हैं, जिनका उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ काफी सारे तो जर्नलिस्ट हैं उसमें और कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो उनके खिलाफ पहले कैंपेन भी करते रहे लेकिन बाद में उनके वो सपोर्टर बन गए। तो इस बार उन्होंने बहुत सारे उस किस्म के लोग नहीं लिए जो पहले ब्यूरोक्रेट रह चुके थे या पहले मिलिट्री जनरल्स रह चुके थे। तो इससे ये क्लियर है कि इस बार वो और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसीज के साथ आएंगे और एक बहुत ही मजबूत सदर के तौर पे, और उनकी प्रेसिडेंसी जो है अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी पूरी दुनिया में जो है इस बार अपना इम्प्रिंट पहले से काफी ज्यादा छोड़ेगी। जौहर साहब, ये आप एक अहम नुकात उठाए कि बहुत भारी मैंडेट के साथ आए हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट होंगे, जो उन्होंने टीम तश्कील दी है वो भी माजी से बैसीत सदर जो उनकी टीम उससे मुख्तलिफ है। पाक अमरीका ताल्लुकात की ट्रेजेक्ट्री किस तरह देख रहे हैं? शुरू के इब्तदाई 100 दिनों में उनके एजेंडा पे पाक अमरीका ताल्लुकात होंगे या जैसे दीगर आपने मामलात की तरफ इशारा उठाया, गाजा पीस है, आज 3 इसराइली यरगमालियों को छोड़ा भी गया है और उसकी इब्तिदा हो गई है। हम उम्मीद करेंगे कि ये पायदार रहे और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं जिन्होंने 470 दिन एक वहशतनाक किस्म के हमले किए गाजा पे, वो इनसे बाज रहेंगे और वो ऑनर करेंगे कमिटमेंट जो उन्होंने फलस्तीनियों को भी रिहा करना है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के जहां तक ताल्लुक है तो देखें, ट्रंप के रेडा पे पाकिस्तान इतना ज्यादा नहीं है इस वक्त। अच्छा। क्योंकि उनके सामने जो ज्यादा अमेरिका के हिसाब से जो अहमियत है, जो यूक्रेन का मसला है और फिर जो गजा में भी है, जाहिर है पैलेस्टाइन का, फिर ईरान इजराइल का जो मसला चल रहा है, फिर जो यूरो अटलांटिक रिलेशनशिप है वो उनके लिए बहुत अहम है। तो उसमें भी उनकी थिंकिंग बहुत मुख्तलिफ थी जो पिछले अमेरिकन से दूर थे उनसे। फिर इसी तरह चाइना अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी जो इनफैक्ट चल रही है इस वक्त, जिसको वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहते हैं, उस पर फिर जो ट्रंप का एक प्रोटेक्शनिस्ट व्यू है दुनिया के जो बारे में, तो उसमें बहुत ज्यादा वो उसमें ये हो सकता है अलबत्ता कि हमें थोड़ा सा उसमें तो चैलेंजेस पेश आने का खदशा है, क्योंकि पाकिस्तान का देखें सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो अमेरिका ही है। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स अगर किसी एक मुल्क को जाती हैं तो वो अमेरिका को जाती हैं, और सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस भी हमारा अमेरिका के साथ है। तो उसमें अगर उनकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जिस तरह की वो अभी तक कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उसमें हमें खदशा हो सकता है कि उसको कोई वो जो जिस तरह की हमें इस वक्त ट्रेड फैसिलिटेशन अमेरिका के साथ जो एक रजीम मिला हुआ है उसमें कोई चेंज ना करें। इसी तरह इंडिया के साथ ट्रंप के ताल्लुकात जो हैं वो पहले भी उनके मोदी के साथ बहुत अच्छे रहे हैं जी। और अब तो ये भी है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी उसकी जो हम देख रहे हैं कॉन्टूर्स, उसमें देखें रामास्वामी भी हैं, निकी हेली भी हैं, फिर उसके बाद जो है ना तुलसी भी है, तुलसी गैबर्ट, फिर जो है फिर उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने चुने हैं उनकी जो स्पाउस हैं वो भी एक इंडियन ओरिजिन है। तो एक बहुत जो है ना उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियन ओरिजिन लॉबी है अमेरिका में, उसका खासा असर और नफूज नजर आ रहा है। तो इन सारे अवामिल के होते हुए मेरे ख्याल पाकिस्तान को एक तो शुरू में जो उनके बिल्कुल शुरू में को बहुत ज्यादा एक उस तरह की अहमियत नहीं है, बिकॉज दूसरे अवामिल अमेरिका के लिए। और सर वो गाजा के हवाले से बता दीजिएगा, टाइम इज रनिंग आउट। गाजा के हवाले से उन्होंने कहा था कि मेरे बैसीत सदर बनने से पहले ये मुआहिदा हो जाए। मुआहिदा तो हो गया, इस पर अमल दरामद होगा इसराइल की साइड से? जी देखिए, इसका जो पहला फेज है उस पे तो होगा, वो 6 वीक्स का है जी। और उन 42 दिनों में बल्कि जो मुआहिदा है उसमें ये लिखा गया है कि 16वें दिन ये जो है ना इसका जो पहला फेज है उसके 16वें दिन से इसके जो फेज 2 है और फेज 3 है उसमें नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी। अब वो जो फेज 2 और 3 है वो उसमें काफी सारे चैलेंजिंग किस्म की चीजें भी आएंगी। मिसाल के तौर पे ये कि गाजा जो है इजराइल ये कह चुका है कि हमास को वो दोबारा से कंट्रोल नहीं करने देगा, तो उस पे क्या होगा, किस किस्म की क्या उस पे कोई पीस कीपर्स आएंगे या बहुत से उस पे तजावीज भी थी। तो और उसके बाद फिर जो बाकी जो रहा करने उनमें से कितने उनके पास एक्चुअली हैं, कितने जो हैं वो अभी तक नहीं रहे। और इसी तरह जो गजा के अंदर बहुत से जो ऐसे अवामिल हैं, इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमास के खिलाफ, उसको किस तरह देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा। फेज 2 पे तो फेज 1 पे तो अमल हो जाएगा, पर
दौरान में जो फेज 2 और 3 की नेगोशिएशन होनी है वो बहुत ही टफ और बहुत ही चैलेंजिंग नेगोशिएशन होगी। लेकिन ट्रंप के होते हुए ठीक। और जो बाकी उसमें शामिल हैं पार्टनर्स, जिस तरह कतरीज हैं और इजिप्शियंस हैं, तो उसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि वो उन चैलेंजेस के बावजूद किसी न किसी तरह से ये सीजफायर जो है एटलीस्ट ये सीजफायर होल्ड कर ले। ओके, थैंक यू वेरी मच जॉर्ज सलीम साहब। आपने बड़े जामे और इख्तिसार से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेसी और गाजा पीस अकॉर्ड के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। व्यूवर्स, ये आज का हमारा शो था। हम आपको चाहे वो दाखिली अमूर हैं या खारजी अमूर हैं उस हवाले से अहाता करते रहेंगे प्रोग्राम सर्च के प्लेटफॉर्म से। इस वीकेंड से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम सर्च की टीम के हमरा जुम्मे की रात 10:05 पर। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।